येलो अर्थ फ्रूट और ब्रेस्ड डियर बीस्ट स्टू बनाने के बाद रात का खाना लगभग तैयार था। तैयार। कियाओ शीशी ने अभी अभी कटोरे और चॉपस्टिक सजाना समाप्त किया था और वह बुलाने ही वाली थी जब जिक्सी, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। मी लैन ने अनजान फलों से भरा एक बड़ा थैला अपने हाथों में ठूस लिया। मीची मछली से भरी बाल्टी ले जा रही थी। ये लॉन्ग फिश बीस्ट है। इसमें हड्डियां कम होती हैं और इसका मांस विशेष रूप से स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट। मेरे साथी जानवर ने आज इसे पानी में पकड़ा। कियाओ शीशी ने पीछे मुड़कर देखा और उसे कुछ ऐसे पुरुष दिखाई दिए जो उसे परिचित लग रहे थे। उनको जरूर आज होंशी के साथ पहाड़ों पर घास के फल तोड़ने गए थे। क्या आपने खाना खा लिया? अंदर आ जाओ। कियाओ शीशी ने उन्हें आंगन में प्रवेश करने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिया। मी लैन और मी क्यूई मुस्कुराते हुए अंदर आई, लेकिन उनके पशु मानव साथी हिले तक नहीं। क्या वे अंदर नहीं आ रहे हैं? लिन एन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, हमें कच्चा मांस खाने की आदत है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे और आपको परेशान करता है। हम बाद में अपनी मादा को लेने वापस आएंगे। सभी पशुमानव साथियों ने सिर हिलाया। कियाओ शीशी ने जोर नहीं दिया। उसका आंगन वास्तव में इतने लंबे पुरुषों को बैठाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था। पशुमानव जिन लिंग भी शावकों के साथ पहुंची। जिक्सी, हमने सुना है कि तुमने जो घास का फल पाया है उसे नमक के क्रिस्टल में परिष्कृत किया जा सकता है। आज जनजाति के शमन ने स्वयं कई पुरुषों को पहाड़ों में और अधिक खोजने के लिए नेतृत्व किया और वे सफल हुए। अब हमारे पास खाने के लिए नमक होगा। ब्लैकस्टोन जनजाति छोटी और दूरस्थ थी, इसलिए नमक हमेशा से उनके लिए एक विलासिता की वस्तु रही थी। मैंने आज काफी सुधार किया। आप सब बाद में इनमें से कुछ अपने साथ ले जा सकते हैं। मीची ने हाथ बढ़ाकर कियाओ शीशी को गले लगा लिया। ओह शीशी, तुम तो सबसे बेहतरीन हो। अब से मैं सबसे स्वादिष्ट और आपके लिए कोमल मांस। कल जब मी लैन और मी क्यूई रवाना हुई तो वे कियाओ शीशी के यहाँ से कुछ अंगारे ले गई थी। वे वापस आकर उस जगह पर गए और मांस भूनने की कोशिश की। हालांकि वे आग पर पूरी तरह काबू पाना नहीं सीख पाए थे, लेकिन इसका स्वाद निश्चित रूप से कहीं बेहतर था। कच्चे मांस की तुलना में मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर तुम कम खाओगे और पतले हो जाओगे तो तुम्हारे साथी जानवर भी पतले हो जाओगे। मुझे दोष दो। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। अब आप पुजारी हैं। कबीले के सभी पशु पुरुष आपका बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही शीशी। और अब जब आपने नमक के क्रिस्टल खोज लिए हैं तो हर कोई आपकी प्रशंसा करता है। और भी मी लैन और मी क्यूई झूठ नहीं बोल रही थी। जब कबीले के पशु पुरुषों ने सुना कि मी लैन और अन्य लोग कियाओ शीशी से मिलने जा रहे हैं, वे उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए चीजें देने के लिए बहुत उत्सुक थे। अन्यथा वे दोनों इतनी अधिक मात्रा में सामान लेकर नहीं आते। ओह ठीक है शीशी। कबीले का मुखिया कबीले के पुरुषों के साथ शिकार से वापस आएगा। दिनों की जोड़ी, जब वह वहां हो तो तुम्हें बलि वेदी पर जाना चाहिए। वे पूर्व आयोजित करेंगे, वहां शीत युद्ध से निपटने का समारोह आयोजित किया जाएगा। ये सचमुच बहुत जीवंत है। तुम भूल गई मीची। अब शीशी पुजारी है। उसे वेदी पर जाकर अनुष्ठान करना होगा। ठंडे दिनों को गुजारने के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की प्रार्थना में बलि नृत्य। सुरक्षित रूप से। मीची के चेहरे पर अचानक एहसास के भाव दिखाई दिए। अरे हाँ शीशी, क्या तुम जानती हो कि यह कैसे करना है? बलिदान नृत्य। कियाओ शीशी ने चुपचाप मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मुझे पता है इसे कैसे खाना है। अगर मुझे पता ही ना हो कि कैसे करना है तो क्या होगा? ये ठीक है। जनजाति के शमन को यह तरीका निश्चित रूप से पता है। आप उनसे सीख सकते हैं। कियाओ शीशी वास्तव में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब वह पुजारी बन गई थी तो शायद यह एक अच्छा विकल्प था। कुछ प्रक्रियाओं से खुद को परिचित कराने का विचार। ठीक है, मैं जाकर कबीले के शमन से पूछ लेता हूँ। जब मी लैन और मी क्यूई चली गई तो कियाओ शीशी ने उन दोनों के लिए कुछ नमक के क्रिस्टल लपेट दिए। दोनों इतने खुश थे कि खुशी से उछल पड़े और कियाओ शीशी के लिए कुछ भी लाने का वादा किया। उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिला। कियाओ शीशी ने आंगन का द्वार बंद किया और अंदर की ओर मुड़कर देखा तो उसे एक गहरा घाव दिखाई दिया। जिन लिंग की बांह का। हालांकि घाव से खून बहना बंद हो गया था, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि घाव ताजा था। उसने भौहें चढ़ाई और आगे बढ़कर जिन लिंग का हाथ पकड़ लिया। जिन लिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज शिकार के दौरान तुम्हें कोई चोट नहीं आई? ये घाव किस चीज पर है? आपका बाजू। जिन लिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने हाथ में रखे कटोरे और बर्तन नीचे रख दिए और बैठ गया। पत्थर के स्टूल पर बैठ जाओ। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, जिससे उनकी गहराई में छिपे भावों को देखना असंभव हो गया। ये तो बस एक मामूली चोट है। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन कियाओ जिक्सी असहमत थी। भले ही पुरुष जल्दी ठीक हो जाए, घाव तो घाव ही होता है और इससे जरूर दर्द हुआ होगा। आप मामूली चोट को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपके लिए इसे साफ करने के लिए थोड़ा पानी ले आता हूँ। कियाओ शीशी सीधे वॉशरूम में गई, पानी से भरा एक बेसिन लाए और उसमें एक टुकड़ा भिगोया। उसने उसमें जानवरों की खाल ली, उसे निचोड़ा और अपनी बांह पर लगे घाव को पोंछने लगा। सांप के दांतों के निशान। क्या आज शिकार के दौरान आपका सामना किसी सांप जैसे राक्षस से हुआ? जिन लिंग की निगाहें पूरे समय उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। मुझे एक भटकते हुए हरे सांप जैसे राक्षस और एक लंबी भुजाओं वाले बंदर जैसे राक्षस का सामना करना पड़ा। मैंने देखा कि उन्होंने एक मादा को पकड़ लिया है, इसलिए मैंने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। कियाओ शीशी के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। नर घुमंतु जानवर जनजाति में आए थे किसी महिला को पकड़ना। जिन लिंग ने सिर हिलाया। इसलिए इस दौरान आपको जनजाति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। कियाओ शीशी की यादों में अनगिनत क्रूर नर आवारा जानवरों का सामना करने का इतिहास था। एक बच्चे के रूप में इस शरीर के पिता पशु को अन्य नर घुमंतु पशुओं ने मार डाला था। वह कभी भी ऐसी जगह पर बिना किसी उद्देश्य के नहीं घूमती थी जहां खतरा मंडरा रहा हो। कियाओ शीशी ने यह नहीं पूछा कि किस महिला को पकड़ा गया था। जिन लिंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके लिए यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। कियाओ शीशी जब विचारों में डूबी हुई थी तभी अचानक उसने जिन लिंग के मुंह से दबी हुई सी कराहने की आवाज सुनी। ये दुखदायक है। वह चौंक गई और झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे माफ करना, क्या मैं ज्यादा सख्त हो रहा था? जब कियाओ शीशी ने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिन लिंग का चेहरा लगभग उसके चेहरे से छू रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जिन लिंग ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसे उनके बीच की हवा एक दूसरे की सांसों की खुशबू से भर गई थी। पल भर में कियाओ शीशी का दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। जिक्सी, दर्द हो रहा है। कियाओ शीशी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसे केवल अपनी ही मूर्खता दिखाई दे रही थी। उन गहरी पिघले हुए सोने जैसी पुतलियों में प्रतिबिंब को देखते हुए अगले ही पल एक गर्म सनसनी ने उसके होठों को छुआ। उस पल कियाओ शीशी का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। जिन लिंग के होंठ उसके होठों से न तो हल्के से और न ही भारीपन से टकराए। इससे थोड़ी गुदगुदी हुई और उसने अनजाने में ही अपनी जीभ बाहर निकालकर उन्हें चाट लिया।
पिघले हुए सोने जैसी पुतलियां पल भर में अथाह हो गईं और उसे थामे हुए हाथ भी थोड़ा कस दिया। वह स्तब्ध और भ्रमित थी। जिनलिंग ने गहरी सांस ली और धीरे से उसे छोड़ दिया, अपना माथा उसके माथे से टिका दिया और फुसफुसाते हुए बोली, तुमने कहा था कि एक चुंबन से दर्द कम हो जाएगा। कियाओ शीशी रोना चाहती थी लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। मैं शावकों को यही कहकर उन्हें बेवकूफ बनाता हूँ। कियाओ शीशी ने उसे धक्का देकर दूर किया, मुड़ी और अपने कमरे में भाग गई। मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जिनलिंग ने उसकी जल्दबाजी में वापसी को देखा, उसकी आंखों में एक सौम्य मुस्कान थी। कियाओ शीशी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे 3 जोड़ी बड़ी-बड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे घूरते हुए, उसे देर हो गई है। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? जल्दी सो जाओ। तीनों शावक आज्ञाकारी होकर लेट गए। किनारे पर सो रही कियाओ आंग कियाओ ली के और करीब सरक गई। अंधेरे में एक बच्चे की आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दी। कियाओ ली, क्या तुम्हें लगता है कि वह बड़ा आदमी डरपोक है? उसे इतने छोटे से बच्चे के लिए एक चुंबन की जरूरत थी। घाव कियाओ ली ने अपनी छोटी सी भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा, स्पष्ट रूप से कियाओ आंग से सहमत होते हुए। कियाओ आंग जितना ज्यादा बोलता गया, उसकी असंतुष्टि उतनी ही बढ़ती गई। लेकिन ये देखने में भी ऐसा नहीं लग रहा था। गंभीर घाव पहले ही भर चुका था। कियाओ शीशी शर्म से अपने शावकों का सामना करने की हिम्मत खो बैठी और मुंह फेर लिया। इतना शर्मनाक। माँ उठो। कियाओ शीशी ने अपनी नींद से भरी आंखें खोली तो उसे कियाओ का प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया। क्या बात है कियाओ? माँ, कबीले का तांत्रिक आ गया है। कियाओ शीशी की नींद पल भर में गायब हो गई। क्या मैंने बस कुछ ही देर पहले अपनी आंखें बंद की थी? सूरज निकल आया। चेहरा धोने और उठने के बाद कियाओ शीशी आंगन में चली गई। जनजाति के शमन, आप यहाँ हैं। कबीले के शमन ने कियाओ शीशी की ओर देखा, उनके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग थे। अध्याय 39 कबीले का नेता वापस आ गया है। जादूगर झट से खड़ा हो गया। अगर वह खुद को रोक नहीं रहा होता तो वह कियाओ शीशी को खींच लेता, गले लगाने के लिए। उसकी उत्सुकता को भांपते हुए कियाओ शीशी झट से 2 कदम पीछे हट गई और पास ही एक कुर्सी पर बैठ गई। पत्थर का स्टूल। कृपया शमन, बैठ जाइए। आप मुझे धीरे धीरे बता सकते हैं? शमन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर उत्साह का भाव जरा भी कम नहीं हुआ। पुजारी जी, हमें और भी घास के फल मिले हैं। कियाओ शीशी चौंक गई। क्या आपको और भी कुछ मिला? जादूगर ने सिर हिलाया। ये सही है, मैंने होंगशी और कबीले के पुरुषों को पहले ही भेज दिया है। उन्हें इकट्ठा करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी और भी कुछ है, कियाओ शीशी ने सोचा। लेकिन यह अच्छी बात है। तांत्रिक ने अपने हाथ मलते हुए कहा, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं शमन? तांत्रिक काफी शर्मिंदा दिख रहा था। पुजारी जी, मुझे पता है कि नमक के क्रिस्टल को परिष्कृत करना आपकी गुप्त विधि है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको नमक के क्रिस्टल को परिष्कृत करना सिखाऊं? बिल्कुल। तांत्रिक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सामान्यतया एक पुजारी कभी भी इस तरह के शोधन को साझा नहीं करेगा। विधि इतनी आसानी से, उन्हें कियाओ शीशी से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। शमन अपने पैरों पर खड़ा हुआ, गंभीरता से अपने हाथों को अपनी छाती पर जोड़ा और अनुष्ठान किया। कियाओ शीशी को हार्दिक श्रद्धांजलि। हमें सिखाने के लिए तैयार होने के लिए आपका धन्यवाद पुजारी जी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, कियाओ शीशी ने सोचा। इसके अलावा यह विधि काफी सरल है, उन्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। चूंकि मैं अब कबीले का पुजारी हूं और आपके दिए हुए राशन पर ही मेरा जीवन यापन होता है, इसलिए यह उचित ही है कि मैं ऐसा करूं। बदले में जनजाति के लिए कुछ। इतना कहकर कियाओ शीशी खड़ी हो गई। उसने ग्रास फ्रूट का रस सीधे एक पत्थर के बर्तन में डाला और वह उसे लगातार हिलाने लगा। कियाओ शीशी की सदी हुई मुद्राओं को देखकर तांत्रिक का हृदय और भी अधिक श्रद्धा से भर गया। श्रद्धा प्रक्रिया समझ लेने के बाद उसने कियाओ शीशी को फिर से धन्यवाद दिया। वैसे पुजारी, कबीले का मुखिया और शिकार दल किसी भी दिन अपने शिकार के साथ लौट सकते हैं। आज का दिन, जब वे ऐसा करेंगे तो आपको बलिदान नृत्य करना होगा। मैं अभी इसी बारे में आपसे बात करने ही वाला था शमन। ये बलिदान का नृत्य? अरे आप चिंता न करें पादरी जी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ठीक है, तब मैं आपकी देखरेख में रहूंगा शमन। जब तांत्रिक चला गया तो जिनलिंग उसके साथ बाहर चली गई। कियाओ शीशी ने कहा कि वह चाहती है कि वह लाए कुछ घास फल के पेड़ लगाएं। कल की कटाई से अभी भी बहुत सारे ग्रास फ्रूट बचे हुए थे, इसलिए कियाओ शीशी ने घर पर ही सॉल्ट क्रिस्टल को परिष्कृत करना जारी रखा। हम पानी लेने जा रहे हैं। कियाओ ली और कियाओ आंग पानी की बाल्टियां लेकर बाहर गई। तुम दोनों सावधान रहना, हम ऐसा करेंगे। कियाओ ली और कियाओ आंग अपनी बाल्टियां लेकर नाले की ओर चल पड़ी। रास्ते में उनकी मुलाकात जनजाति के कुछ अन्य बच्चों से हुई। उन दोनों को देखकर बच्चों ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है कि कियाओ ली का पिछला बाई शिंग के साथ द्वंद्व युद्ध ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। कियाओ ली सीधे आगे की ओर देख रही थी। कियाओ आंग ने उन्हें बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गई। दोनों बच्चे नाले के किनारे पानी भर रहे थे। उन्हें धीरे धीरे रेंगते हुए एक हरे सांप का पता ही नहीं चला। सतह के नीचे से भयावह आंखों की एक जोड़ी प्रकट होती हुई। अपनी दोमुही जीभ को हिलाते हुए हरा सांप धीरे धीरे दोनों बच्चों की ओर तैरने लगा। कियाओ आंग ने अभी अभी पानी की एक बाल्टी उठाई थी और दूसरी भरने ही वाली थी कि कियाओ ली अचानक अपने सांप के रूप में परिवर्तित हो गया और नाले में कूद गया। कियाओ ली, तुम क्या कर रही हो? कियाओ आंग चौंक गई। ऊपर देखते हुए कियाओ आंग ने एक बड़ा हरा सांप और एक छोटा लाल रंग का सांप छटपटाते हुए देखा। हरा सांप अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह छोटा सांप बेहद फुर्तीला था। वह जल्द ही हरे सांप की पकड़ से मुक्त हो गया और किनारे की ओर तैरने लगा। कियाओ ली झटपट अपने मानवीय रूप में वापस आ गया। कियाओ आंग को पकड़ा और भाग गया। दौड़ना। कियाओ आंग ने शब्दों में समय बर्बाद नहीं किया। उसने बाल्टी नीचे गिरा दी और कियाओ ली के पीछे भागा। हरा नाग राक्षस उनका पीछा करने के लिए किनारे पर कूद पड़ा, लेकिन वहां उसे 2 बच्चे मिले। वे पहले ही काफी दूर जा चुके थे। हरे रंग के सांप ने गुस्से में अपनी जीभ बाहर निकाली। अगर कल उस गोल्डन टाइगर बीस्ट ने मुझे बुरी तरह घायल न किया होता तो मैं कैसे कर पाता? उस नन्हे सांप के बच्चे को भागने कैसे दे सकते हो? कियाओ ली और कियाओ आंग जैसे ही वापस भागे, उन्होंने अचानक कई नर पशु मानवों को चलते हुए देखा। वे शिकार को अपने कंधों पर लादकर अपना रास्ता बना रहे थे। दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। प्रमुख पुरुष पशु पुरुष के चेहरे के भाव अचानक बदल गए जब उसने कियाओ ली को देखा और कियाओ आंग, यह आप है। जब कियाओ ली ने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी सांप जैसी पुतलियां सिकुड़कर पतली लकीरों में तब्दील हो गईं। उसके सामने खड़ा नर ग्रे वुल्फ बीस्ट वही बीस्टमैन था जिसने उन पर हमला किया था। इससे पहले उन पर हिरण चुराने का आरोप लगाया गया था। अच्छा, अब तुम दोनों नन्हे आवारा जानवर के शावक हो। हमारे कबीले में तुम मनमानी करने की हिम्मत कैसे करते हो? देखना, अगर मैं तुम्हें पीटूं नहीं तो। कई नर भूरे भेड़िए जैसे जानवर कियाओ ली और कियाओ आंग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े।
दोनों बच्चे अभी छोटे ही थे, इसलिए उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया गया। इसी समय बाईं आंख के ऊपर एक गोल निशान वाला एक नर धूसर भेड़िया जानवर बाहर निकला। क्या चल रहा है? उन्हें पकड़े हुए नर पशु पुरुष ने कहा, कुल के मुखिया, ये दो घुमंतु पशु शावक, वे यान लियू की हत्या करने वाले के साथ हैं। मुझे नहीं पता कि वे हमारे कबीले में क्यों हैं। कुल के मुखिया यानशी ने दोनों बच्चों पर ठंडी निगाहें डाली। इन्हें भी ले जाओ। कुल का मुखिया और बाकी लोग वापस आ गए हैं। कुल का मुखिया वापस आ गया है। ये खबर सुनकर सभी पशु मानव हर्षोल्लास से बलि वेदी की ओर चल पड़े। कबीले के मुखिया के शिकार दल के साथ लौटने का मतलब था कि उनके पास खाने के लिए और अधिक भोजन होगा। ठंड के दिनों को पार करना। यानशी और उसके साथियों के वेदी पर पहुंचने के बाद सभी शिकारी पुरुषों ने अपने शिकार को वेदी पर रख दिया। यह यानशी की नजरें उन पशु मानवों पर घूमी और उसने देखा कि उनमें से कई गायब थे। जादूगर कहाँ है? हॉन्शी और बाकी लोग क्यों नहीं आए? एक पशु मानव ने उत्तर दिया, कुलपति, जादूगर उन्हें घास के फल तोड़ने ले गया था। द पुजारी ने कहा कि यह एक ऐसा फल है जिसका उपयोग नमक के क्रिस्टल को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। यानशी चौंक गया, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। एक ऐसा फल जिसे परिष्कृत करके नमक के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, कबीले के नेता, पुजारी ने नमक के क्रिस्टल को पहले ही शुद्ध कर लिया है। यानशी एक बार फिर चौंक गई। मैं कितने समय से अनुपस्थित था? क्या उस जनजाति को पहले से ही एक नया पुजारी मिल गया है? पुजारी कौन है भाई? जाओ उसे यहाँ आने के लिए कहो। मीची ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पुजारी को बुलाने जाएगी। यानशी बेहद जिज्ञासु थी। आखिर उस कबीले में क्या घटित हुआ था? क्या वे बाहर गए थे? जिक्सी कबीले का मुखिया और बाकी सब वापस आ गए हैं। जल्दी करो, मेरे साथ वेदी पर चलो। कियाओ शीशी ने अभी दरवाजा खोला ही था कि उत्साहित मीची ने उसे पकड़ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। उसे बाहर खींचते हुए, मीची, एक पल रुको। पहले मुझे चूल्हे में लगी आग पर काबू पाने दो। पत्थर के बर्तन में रस अभी भी उबल रहा था। तभी मीची ने उसे जाने दिया। उसकी उत्तेजना थोड़ी शांत हो गई थी। मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। ये ठीक है, मैं तैयार होते ही वहां चला जाऊंगा। ठीक है। सच कहें तो कियाओ शीशी के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वह बस कियाओली का इंतजार करना चाहती थी और कियाओ आन की वापसी होगी। उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था, उसने समय का हिसाब लगाते हुए सोचा। मीची, तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है, फिर पहले अपना काम पूरा कर लो। हम सफाई करने के बाद कियाओ शीशी कियाओ के साथ घर से निकल गई। लेकिन वह वेदी की ओर नहीं बढ़ी, बल्कि वह नाले की ओर चल पड़ी। नदी तक पहुंचने से पहले ही उसने देखा कि बाई शिंग कुछ हाथों में लिए उसकी ओर दौड़ रही है। युवा बिल्ली जैसे दिखने वाले जीव। जब बाई जिंग ने कियाओ शीशी को देखा तो वह तुरंत वहीं रुक गया और उसे देखने लगा, कुछ हद तक असहजता से। पुजारी, कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। क्या आपने कियाओली को देखा है? बाई शिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे लगता है मैंने उन्हें वेदी की ओर जाते देखा। हाँ, मैंने भी देखा था। कबीले का मुखिया उन्हें वहां ले गया। इकती से सुनकर कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ा ली। ब्लैकस्टोन जनजाति का मुखिया कियाओली और कियाओ आन को जानता तक नहीं है। वह उन्हें बिना किसी कारण के क्यों ले जाएगा? कियाओ शीशी को अचानक कुछ सूझा और वह झट से घूमी और जल्दी से आगे बढ़ी। वेदी की ओर। अध्याय 40। क्या किसी ने आपको तंग किया? कियाओ शीशी जल्दी से बली वेदी की ओर दौड़ी, जहां पहले से ही कई पशु मानव एकत्रित थे। अन्य पशु मानवों से घिरी हुई शिकार टीम थी जो अभी अभी शिकार पर निकली थी। एक लंबा नर धूसर भेड़िया जैसा प्राणी जिसने काले रंग की जानवरों की खाल और जानवरों की हड्डियों से बना मुकुट पहन रखा है। उनमें से एक अलग ही स्थान पर था। वह जरूर ब्लैकस्टोन जनजाति का मुखिया होगा, कियाओ शीशी ने अनुमान लगाया। उसकी नजरें घूमी और उसने देखा कि यानगी ने कियाओ आंग और कियाओली को पकड़ रखा है। वह तेजी से यानशी के पास गई। आप ब्लैकस्टोन जनजाति के कबीले के मुखिया होंगे, है ना? यानशी ने कियाओ शीशी की ओर देखा, उसकी घनी भूरी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। तो तुम ही हो वो मादा घुमंतु प्राणी जो हमारे कबीले की पुजारिन बनी? कियाओ शीशी। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ये सही है। मुझे लगता है कि जनजाति के पशु पुरुषों ने पहले ही बता दिया है मेरे बारे में कबीले के नेता की राय। यानशी ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गहन जांच पड़ताल के भाव थे। कियाओ शीशी वहां खुलेआम खड़ी थी, उसकी निगाहों से जरा भी नहीं कतरा रही थी। लेकिन यानशी को कियाओ शीशी की स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब तांत्रिक वापस आएगा तो मुझे उससे इस बारे में ठीक से पूछना होगा। चूंकि कबीले का मुखिया पहले से ही जानता है कि मैं कौन हूं, तो क्या आपको मेरे शावकों को रिहा नहीं कर देना चाहिए? यानशी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, तुमने मेरे कबीले के एक व्यक्ति को मार डाला, कैसे करें आप इसे समझा सकते हैं? कियाओ शीशी ने अपने शावकों को पकड़े हुए नरधूसर भेड़िए जैसे प्राणी को पहचान लिया कि वह उन्हीं पुरुषों में से एक है जिन्होंने पहले उन पर हिरण चुराने का आरोप लगाया था। उन्होंने पहले हमला किया। कबीले के मुखिया को यह बात पता होनी चाहिए। तुम ही हो वो लोग जिन्होंने सबसे पहले हमारा हिरण चुराया। शमन भला कैसे किसी को ऐसा करने दे सकता था? तुम्हारे जैसी स्त्री भटकती हुई प्राणी पुजारी बन जाती है। यान यी के शब्द उग्र थे। यान लियू उसका भाई था। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। जनजाति के पशु पुरुषों और पशु देवता ने पहले ही मेरी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप इसे राक्षस देवता के पास ले जा सकते हैं। पशु देवता का नाम सुनते ही यान यी का चेहरा जम गया। उन्होंने राक्षस देवता के प्रति जरा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। कुल की नेता शीशी अद्भुत है। हम सभी उनकी स्थिति को स्वीकार करते हैं, इसलिए कृपया ऐसा न करें, उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। कियाओ शीशी को मुश्किल स्थिति में देखकर मीलेन तुरंत आगे बढ़ी और उसकी ओर से बोलने लगी। मी क्यूई भी आगे आई। जी हाँ, कबीले के नेता, आप पुजारी को धमका नहीं सकते। बाई शिंग और बाओ बाओ जो अपनी माताओं के पीछे छिपी हुई थी धीरे धीरे बाहर निकली। कुआं, कुलपति कृपया कियाओ ली और अन्य लोगों को जाने दें। वह कबीले का सबसे ताकतवर शावक है। अब यानशी को इन घुमंतु जानवरों की इतनी क्षमता की उम्मीद नहीं थी। वे अभी अभी वे पहुंच तो गए थे, लेकिन वे पहले से ही जनजाति के जंगली आदमियों को अपने पक्ष में बोलने के लिए राजी कर सकते थे। अपने कबीले के लोगों को नाराज न करने की चाह में उसने यानगी को कियाओली और अन्य लोगों को रिहा करने के लिए कहा। यानगी नाखुश थी। कुलपति तो हैं, लेकिन वे पर्याप्त। अगर ऐसा है भी तो भी वे सिर्फ 2 शावक हैं। यदि आप इससे निपटना चाहते हैं किसी को, तो यान लियू की हत्या करनी ही चाहिए और वो पुरुष ही होना चाहिए। यानगी ने दांत पीस लिए, लेकिन उसके पास आज्ञा मानने और कियाओ आंग और कियाओली को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कियाओ शीशी आगे बढ़ी और अपने दोनों शावकों का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? दोनों शावकों ने अपना सिर हिलाया। ठीक उसी समय शमन और जिनलिंग बलि वेदी पर पहुंचे। कुलपति, आप सब वापस आ गए हैं। यानशी ने सिर हिलाया। मेरी अनुपस्थिति के दौरान जनजाति की देखभाल करने के लिए धन्यवाद शमन। यानशी से कुछ औपचारिक बातचीत करने के बाद शमन ने अपनी नजर कियाओ की ओर घुमाई। शीशी, कुल के मुखिया, ये हमारे पुजारी हैं।
यानशी ने भावहीनता से कहा, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। यानशी के ठंडे रवैये को देखकर तांत्रिक ने विषय बदल दिया। कुलपति, आइए पहले समारोह आयोजित करें। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। यानशी ने सिर हिलाया। आज के बलिदान नृत्य के लिए आपको ही इसे प्रस्तुत करना चाहिए। ये बयान कियाओ शीशी की स्थिति के प्रति उनकी मौजूदा असहमति को दर्शाता है। शमन एक कठिन परिस्थिति में था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने कियाओ शीशी को ये कहते हुए सुना, मैं मुझे अभी तक ये करना नहीं आता। मैं यह अनुष्ठान अपने बदले में तांत्रिक को करने दूंगा। तभी शमन ने सिर हिलाया और बलि वेदी की ओर चल पड़ा। होनशी ने कुछ पशु पुरुषों को शिकार किए गए जानवरों को ढकने के लिए तरह तरह के रंग बिरंगे पत्ते लाने को कहा। शिकार करना। शमन शिकार के बीच खड़ा था और अपने हाथों और पैरों को हिलाते हुए एक अनुष्ठान कर रहा था। बलिदान नृत्य। शायद वह जादूगर अच्छा नर्तक नहीं था। कियाओ शीशी यह सब देख रही थी और उसे ये सब कुछ थोड़ा अचानक और अटपटा लग रहा था। बलि नृत्य समाप्त होने के बाद उन्होंने शिकार को बांटना शुरू कर दिया। होनशी कियाओ शीशी के लिए नरम मांस का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आई। पुजारी जी, यह मांस बहुत भारी है। मैं इसे वापस ले जाने में आपकी मदद करता हूँ। जैसे ही कियाओ शीशी उसे धन्यवाद देने वाली थी, जिनलिंग ने मांस ले लिया। कोई जरूरत नहीं है, हम इसे खुद ले जा सकते हैं। होनशी ने भौहें चढ़ाई। आपको अभी भी पेड़ों को ढूंढना होगा। जिनलिंग आखिरकार काफी सारे घास फल के पेड़ वापस ले आई थी। चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन किए बिना जिनलिंग ने मांस को अपने कंधे पर उठा लिया। मैं बाद में पेड़ों के लिए वापस आ सकता हूँ। बोलने के बाद उसने कियाओ शीशी की ओर देखा। जिक्सी, चलो वापस चलते हैं। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया, मुड़ी और शावकों का हाथ पकड़कर चली गई। इसी बीच यानशी तांत्रिक के घर पहुंच चुकी थी। नमक के क्रिस्टल को घूरते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। शमन का हाथ, ये सचमुच एक नमक का क्रिस्टल है। शमन मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, यह है। इसकी खोज पुजारी ने ही की थी। यानशी को संशय था। वह बस एक मादा आवारा जानवर है। जहां तक उसे पता था, किसी महिला का पुजारी के रूप में सेवा करना अत्यंत दुर्लभ था, यहां तक किबरी जनजातियां। संभवतः उसे इसके बारे में कहीं से गलती से पता चल गया होगा। इसका मतलब यह नहीं है कुछ भी। लेकिन शमन ऐसा नहीं सोचता था। पुजारी की रस्म पूरी हो चुकी है और कियाओ शीशी को भी। पशु देवता द्वारा स्वीकृत। कबीले के नेता, आपको इतना पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए हमारे पुजारी। लेकिन उसका पीछा करने वाले उस पुरुष ने यान लियू की हत्या कर दी। यान लियू की मौत से मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैंने अभी जिनलिंग से पूछा है। ये यान लियू और उनके समूह ने सबसे पहले हमला किया था। वे गलत थे। यानशी ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। वह केवल कियाओ ली और अन्य लोगों को रिहा करने के लिए सहमत हुआ था। वह दूसरों से पहले ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपने कबीले के लोगों की असंतुष्टि को भड़काना नहीं चाहता था। शमन जानता था कि यानशी के साथी का अपहरण और बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद से ही कुछ साल पहले कबीले का मुखिया सभी आवारा जानवरों से नफरत करता था। एक जुनून। आज उसने कियाओ शीशी और उसके समूह पर हमला नहीं किया, ये पहले से ही उसकी निष्क्रियता का संकेत था। संयम। कुल के मुखिया, पुजारी हमारे लोगों की समृद्धि में मदद कर सकते हैं। आपको अपने आप को छोड़ देना चाहिए पूर्वाग्रह। मैं किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहूंगा। शमन जानता था कि यानशी उन्हें दिल से स्वीकार नहीं करेगा। जब तक वह कियाओ शीशी और उसके समूह पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर लेता। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब तक कबीले का मुखिया उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता या परेशान नहीं करता, तब तक सब ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूं होनशी को। मुझे उम्मीद है कि वह कियाओ शीशी का साथी बनेगा। यानशी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या कहा आपने? शमन ने अपनी नाक रगड़ी, वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। होनशी पहले ही सहमत हो चुके हैं। यानशी ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। टक्कर लगते ही लकड़ी की मेज चकनाचूर हो गई। हम्फ, आपको मीली के बारे में कोई स्पष्टीकरण देना होगा। मीली यानशी की बेटी थी और तांत्रिक हमेशा से मीली और होनशी को एक साथ देखना चाहता था। साथी बनो। अब तो तांत्रिक सचमुच अपने वचन से मुकर रहा था। यानशी बेहद क्रोधित थी, लेकिन शमन को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। एक पिता के रूप में जो अपने बच्चे का भला चाहता था, उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा बेहतर परिवार के साथ रहेगा। महिला। यानशी अपने पत्थर के घर लौट आया। जैसे ही मीली ने यानशी को देखा, वो उस पर टूट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, आप आखिरकार वापस आ गए। मीली यानशी की इकलौती संतान थी। वह हमेशा से उस पर बहुत प्यार करता था और उसने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। टूटे टूटे तरीके से। मीली, क्या हुआ? क्या आपको धमकाया गया था? पिताजी को जल्दी बताओ। पिताजी, मैं लगभग आवारा जानवरों के चंगुल में फंस गया था। यानशी के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। मीली के हाथ पर उसकी पकड़ और कस गई। उसने बेरहमी से मारा, जिससे वह दर्द से चीख पड़ी। यानशी को अचानक होश आया और उसने उसे छोड़ दिया। मीली, मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। मीली को वह क्षण याद आया जब उसे दो भटकते हुए जानवरों ने पकड़ लिया था और उसे डर लगने लगा। पुनः प्रकट हुआ। कुछ दिन पहले पहाड़ी इलाकों में मैं लगभग 2 घुमंतु लोगों के चंगुल में फंस गया था। जानवर, मैं किसी तरह खुद ही भाग निकलने में कामयाब रहा। क्या कहा आपने? पिताजी, आपने कियाओ शीशी और उसके शावकों को देखा है। वे घुमंतु जानवर हैं। वे अवश्य होंगे वे लोग जिन्होंने दूसरों को यहाँ आने के लिए फुसलाया। यानशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब मैं भाग रहा था, तभी अचानक जिनलिंग प्रकट हो गई। जैसे ही वह आया, वे दोनों घुमंतु जानवर चले गए। उन्हें मिलकर काम करना होगा। यानशी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। शमन जरूर भ्रमित होगा, जो एक भटकते हुए जानवर को पुजारी बनने दे रहा है। मैं जाऊंगा, उन्हें अभी तुरंत बाहर निकालो। मीली ने यानशी का हाथ पकड़ लिया और सिसकियां रोकते हुए रोने लगी। पिताजी, अगर आप अभी चले गए तो शमन आपको निश्चित रूप से रोक देगा। यानशी ने भौहें चढ़ाई। मैं तुम्हें और कबीले को खतरे में नहीं पड़ने दे सकता। कियाओ शीशी कबीले के पशु पुरुषों को धोखा देने में बहुत माहिर है। अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें ये काम चुपके से करना होगा। कबीले में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मीली ने शरारती लहजे में कहा, पिताजी, आप किसी को ढूंढ सकते हैं जो उसे पहाड़ों के पीछे ले जाए। और तब उसकी देखभाल करना। इस तरह किसी भी जानवर को पता नहीं चलेगा। हम बस इतना कह सकते हैं कि वह गिर गई उसकी मृत्यु तक। किसी को कभी शक भी नहीं होगा। यानशी को घुमंतु जानवरों से नफरत थी, चाहे वे मादा हो या शावक, इसलिए उसके मन में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। मीली के विचार पर आपत्ति। ठीक है। यानशी ने अपने हिस्से के मांस में से सबसे नरम टुकड़ा काटकर मीली को दे दिया। देखो तुम कितने पतले हो गए हो। पहले कुछ खा ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल ले आता हूँ। ठीक है। मीली ने मांस का एक संतोषजनक टुकड़ा खाया। कियाओ शीशी के ख्याल से उसका दिल खुशी से भर गया। नजदीक में मृत्यु। अगली सुबह कियाओ शीशी नाश्ते के तुरंत बाद चली गई। शमन ने कहा था कि आज खुले मैदान में कई पत्थर के बर्तन स्थापित किए जाएंगे। नमक के क्रिस्टलों को परिष्कृत करें।
उसने कियाओ शीशी को पास आकर ये देखने के लिए कहा कि क्या वे ऐसा कर रहे हैं। सही ढंग से यह सोचकर कि उसे नमक के क्रिस्टल में हिस्सा मिलेगा, कियाओ शीशी ने मना नहीं किया। जब वह वहां पहुंची तो खुले मैदान में पहले से ही कई पत्थर के बर्तन रखे हुए थे। शमन ने पहले ही जनजाति के अंगारों का उपयोग करके लकड़ियों में आग लगा दी थी। पुजारी जी, आप यहाँ हैं। कियाओ शीशी को देखते ही होनशी उसकी ओर चल पड़ा। हाँ, मैं देखने आया था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो बेझिझक मुझसे पूछें। आज सहायता करने वालों में से अधिकांश जनजाति के पुरुष पशु मानव थे। कियाओ शीशी को देखकर कई नर पशु पुरुष शर्म से लाल हो गए। एक साहसी सफेद बिल्ली के आकार का राक्षस कियाओ शीशी के पास पहुंचा। वह लंबा और पतला था और उसका चेहरा साफ सुथरा और तरोताजा दिखता था। पुजारी जी, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। पुजारी जी, मुझे कुछ बात ठीक से समझ नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और उस पत्थर के बर्तन की ओर चल दिया जिसकी वह देखभाल कर रहा था। आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? यह आग है। क्या ये ठीक है? आप आग को थोड़ा शांत होने दे सकते हैं? अगर यह बहुत बड़ा है तो आप जल सकते हैं। कियाओ शीशी ने धैर्यपूर्वक उसे मुख्य बिंदु समझाए। उसने ध्यान से सुना। पुजारी जी, क्या मैं तुम्हारा साथी बन सकता हूँ? ये सुनकर होनशी का चेहरा गंभीर हो गया। यानफोंग, अपने काम पर ध्यान दो। यानफोंग के चेहरे से शर्मिंदगी गायब हो गई और उसने होनशी को असहाय निगाहों से देखा। इतने सारे पशु पुरुषों के सामने कबूलनामा करना कियाओ शीशी के लिए काफी शर्मनाक था। मैं जीवनसाथी की तलाश में नहीं हूँ। मैं फिलहाल जीवनसाथी की तलाश में नहीं हूँ, इसलिए मैं प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। यानफोंग की हरे रंग की आंखों से रोशनी पल भर में गायब हो गई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और काम पर वापस चले गए। मैं खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक आप मुझे पसंद न करने लगे, पादरी जी। कियाओ शीशी उसे एक ऊर्जावान लेकिन भोले भाले युवक के रूप में देखती थी। उसे डर था कि कहीं वह गलत धारणा न बना ले। वह मुड़ी और चली गई। होनशी कियाओ शीशी के पीछे पीछे एक बड़े पेड़ की छाया में चली गई। पुजारी जी, आपको यानफोंग पसंद नहीं है? मैं नहीं जानती, कियाओ शीशी ने सीधे सीधे जवाब दिया। होनशी अचानक कियाओ शीशी के थोड़ा और करीब आ गई। तब, क्या आपको मैं पसंद हूँ? चौंक कर कियाओ शीशी ने अविश्वास से होनशी को घूर कर देखा। उसकी गंभीर निगाहों से नजरें मिलते ही वह अवाक रह गई। गंभीरता से, क्या इस पशु जगत में नर इतनी आसानी से मादाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं? होनशी, अगर तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हारा साथी बनने को तैयार हूँ, तो मैं तुम्हें साफ साफ बता सकती हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं नहीं हूँ। होनशी की आंखों में निराशा के बादल छा गए। क्यों? क्या इसका कारण यह है कि मैं जिनलिंग जितनी सक्षम नहीं हूँ? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। इसका किसी अन्य जानवर जैसे इंसान से कोई लेना देना नहीं है। होनशी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये कहकर होनशी मुड़ी और चली गई। कियाओ शीशी ने उसे जाते हुए देखकर अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने जल्द ही इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। कियाओ शीशी द्वारा मैदान में दिए गए निर्देशों का एक दौर पूरा करने के बाद सभी को धीरे धीरे समझ में आ गया। इसे समझो, जब उसने देखा कि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो वह वापस लौट गई। सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा था और उसे अभी भी बहुत सी चीजों की तैयारी करनी थी। जब कियाओ शीशी घर लौटी तो वहां केवल शावक ही थे। जिनलिंग फिर से शिकार पर गई थी। सुबह सुबह उन्हें अभी भी और भोजन की आवश्यकता थी। कियाओ आंग और कियाओली सूखे मांस को भून रहे थे, जबकि कियाओ कियाओ बाकी बचे हुए मांस को पका रही थी। ग्रास फ्रूट जूस का। माँ, आप वापस आ गई। हाँ, क्या आप थके हैं? मुझे कमान संभालने दीजिए। कियाओ कियाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं थका नहीं हूँ। आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए, माँ। कियाओ शीशी ने सहमति में गुनगुनाया और पिछवाड़े की ओर चली गई। घर के पीछे के आंगन में घास फल के पेड़ थे जिन्हें जिनलिंग वापस लेकर आई थी। वह चाहती थी उन सभी को उसके खेत में लगा दे। एक विचार के साथ कियाओ शीशी ने सभी घास फल के पेड़ों को अपने स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। वह नन्हा सा जीव धीरे धीरे तैरता हुआ आया और कियाओ शीशी को घास के फल लगाते हुए देखने लगा। पेड़, क्या मुझे इनमें खाद और पानी डालने की जरूरत है? वह परी तैरती हुई नीचे आए और उसके कंधे पर बैठ गई। बेशक होस्ट, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? पानी और पोषक तत्वों के बिना कैसे जीवित रहें? तो मुझे बाहर से पानी लाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। उस अप्सरा ने आलसे से कियाओ शीशी को खेतों के बीच में स्थित एक कुएं तक पहुंचा दिया। मेजबान, आपको यहीं से पानी का उपयोग करना होगा। पेड़ों के उगने का यही एकमात्र तरीका है। जल्दी से। कियाओ शीशी ने गर्दन उठाकर देखा, लेकिन कुआं पूरी तरह से खाली था। पानी कहां से आएगा? आपको अपने शरीर के मूल स्रोत को पुनः सक्रिय करना होगा और सक्रिय करने के लिए अधिक ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। यह आध्यात्मिक स्रोत, बिल्कुल। कियाओ जिक्सी। तो अब इन पेड़ों को यहां लाना मेरे लिए पूरी तरह से बेकार था। पूरी तरह से नहीं। सक्रिय खेतों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए उनमें अभी भी फसलें उग सकती हैं। झरने के पानी के बिना। बात सिर्फ इतनी सी है कि विकास दर उतनी तेज नहीं होगी। इसलिए अगर मुझे इन खेतों को उपजाऊ बनाना है तो मुझे ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। ये सही है। क्या आपने आखिरकार इसका हल निकाल लिया, होस्ट? कियाओ शीशी ने इस पर अपनी आंखें घुमाई। तुम आजकल काफी आलसी हो गए हो। आपने मुझे कोई कार्य क्यों नहीं सौंपा? उस अप्सरा ने मुस्कुरा दिया। मैं अभी अपग्रेड कर रहा हूँ। अपग्रेड के बाद मेरे द्वारा दिए गए क्वेस्ट होस्ट को और भी अधिक लाभ देंगे। बेहतर पुरस्कार। ओह, अच्छा, तो फिर अच्छा काम जारी रखें। जब वह बोल रही थी, कियाओ शीशी ने दुकान खोल दी। दुकान में ढेर सारी आकर्षक वस्तुएं थीं। क्या आपने मुझे कोई काम सौंपा है? उस अप्सरा ने मुस्कुरा दिया। मैं अभी अपग्रेड कर रहा हूँ। अपग्रेड के बाद मेरे द्वारा दिए गए क्वेस्ट होस्ट को और भी अधिक लाभ देंगे। बेहतर पुरस्कार। ओह, अच्छा, तो फिर अच्छा काम जारी रखें। जब वह बोल रही थी, कियाओ शीशी ने दुकान खोल दी। दुकान में तरह तरह की आकर्षक वस्तुएं मौजूद थीं, लेकिन कीमतें 20 पॉइंट्स में शैम्पू और कंडीशनर का सेट। तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? मैं केवल एक ही मिशन को पूरा करने पर उतने अंक प्राप्त करें। आप जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन कठिन है। वह परी सिकुड़ गई और फुसफुसाते हुए बोली, इसीलिए आपको अपने पॉइंट्स का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। मेजबान, उदाहरण के लिए ये। अध्याय 42, अदृश्यता का लबादा। उस परी ने सुरक्षात्मक उपकरण पृष्ठ को बुकमार्क कर लिया। मेजबान, देखो, ये कैसे है? कियाओ शीशी ने एक नजर डाली। अदृश्यता का लबादा। हाँ, बस इसे पहन लो और तुम अदृश्य हो जाओगे। उसके बारे में कैसा है? शानदार है ना? ये वाकई बहुत शानदार लग रहा था। 120 अंक। अगर मैं इसे भुनाता हूं तो मेरे पॉइंट्स लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। चिंता मत करो, होस्ट। आप मिशन पूरे करके और भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये लबादा एक चमक है बिक्री के आइटम। यह आज के बाद गायब हो जाएगा। कियाओ शीशी ने देखा तो पाया कि वाकई में फ्लैश सेल का काउंटडाउन टाइमर चल रहा था। लबादे के विवरण के अंतर्गत
राक्षसों की दुनिया खतरों से भरी हुई है। इस तरह का लबादा निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प होगा। सावधानी, ठीक है, मैं इसे भुना लूंगा। कियाओ शीशी ने पेज पर टैप किया और उसके 130 अंक घटकर सिर्फ 10 रह गए। उसके हाथों में रेशमी लबादा प्रकट हुआ। लेकिन होस्ट, यह आवरण एक बार में केवल 5 मिनट के लिए ही काम करता है। उसके बाद आपको 10 दिन इंतजार करना होगा। इसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले कुछ मिनट का समय लगेगा। कियाओ जिक्सी, आपने मुझे खरीदने से पहले यह बात क्यों नहीं बताई? ये स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं को फंसाने वाला जाल है। एक वापसी, मुझे धन वापसी चाहिए। उस परी की आकृति एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। लबादा समेटते हुए बड़बड़ाने और गालियां देने के बाद कियाओ शीशी की चेतना सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। उसने मुड़कर देखा तो कियाओ आंग उसे चिंतित भाव से देख रही थी। कियाओ आंग, क्या हुआ? कियाओ आंग ने सिर हिलाया और आह भरी। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो गई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि एक मूर्ख महिला अभी भी सिर्फ एक बेवकूफ ही होती है। कियाओ शीशी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उसके मुलायम कानों को पकड़ लिया। अरे छोटे बदमाश, मुझसे पंगा मत लो। तुमने अभी तक मुझे ठीक से मामा नहीं कहा है। आप, मुझे लगता है किसी को सबक सिखाने की जरूरत है। कियाओ शीशी ने उसे उठाया, पत्थर के घर में वापस ले गई और उसे पेट के बल लेटा दिया। उसकी गोद में उसने अपना हाथ उठाया। कियाओ आंग के नितंबों पर एक ऐसा थप्पड़ पड़ा जो न तो हल्का था और न ही भारी। जल्दी से मुझे मां कहो, वरना मैं तुम्हें फिर से मारूंगी। कियाओ आंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह नीचे उतरने के लिए छटपटाया, लेकिन उसे मजबूती से वहीं रोके रखा गया था। कियाओ जिक्सी, आपने मुझे निराश किया। कियाओ शीशी ने फिर से उसके नितंब पर थप्पड़ मारा। क्या तुम ये कहोगे या नहीं? माँ माँ माँ, अब मुझे नीचे उतार दो। कियाओ शीशी हंस पड़ी, उसे गोद में उठाया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दिया। धमाका। कियाओ आंग का गोरा सा छोटा चेहरा गर्दन तक पूरी तरह लाल हो गया। अब यह है माँ का प्यारा सा बच्चा। कियाओ आंग रेंगते हुए नीचे उतरा और आंगन में भाग गया, अपने नीचे बड़बड़ाते हुए। सांस। अपने प्यारे शावकों को देखकर कियाओ शीशी का हृदय संतोष से भर गया। पुजारी, पुजारी। मीची की आवाज सुनकर कियाओ शीशी आंगन का द्वार खोलने गई। क्या बात है मीची? पुजारी, कबीले के कुछ जंगली लोगों को पीछे वाले पहाड़ पर एक फल मिला है जो देखने में बहुत कुछ लगता है। घास और फल की तरह। उन्हें नहीं पता कि यह जहरीला है या नहीं, इसलिए वे चाहते थे कि आप इसकी जांच कर ले। एक फल जो देखने में ग्रास फ्रूट जैसा लगता है। इससे कियाओ शीशी की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। ठीक है, मैं शावकों को बता देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कियाओ शीशी ने अपने तीनों व्यस्त शावकों को देखा। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगी। आंगन में ही रहो और दौड़ो मत। बंद करो, समझे? शावकों ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। माँ, आपको जल्दी वापस आना होगा। ठीक है। आंगन का द्वार बंद करने के बाद कियाओ शीशी मीची के साथ पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़ी। क्या जनजाति के शमन ने यह नहीं कहा था कि उन्होंने पहले से ही नई खोजी गई सारी घास तोड़ ली है? फल, वे अभी पीछे वाले पहाड़ पर क्यों जा रहे हैं? जनजाति के शमन ये देखना चाहते थे कि क्या और भी है, और तभी उन्हें यह मिला। एक जैसे दिखने वाले फल। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और मीची के पीछे पीछे चली गई। पर्वत। मीची, मीची, मीची उत्सुकता से रुक गई। उनके पीछे से एक सफेद बिल्ली जैसा दिखने वाला राक्षस दौड़ता हुआ आ रहा था। मीची, तुम्हारा साथी पीछे वाले पहाड़ पर घास का फल ढूंढ रहा था और गलती से गिर गया। उसे अभी अभी बचाया गया है और वापस लाया गया है, आपको जल्दी जाकर उसका हालचाल पूछना चाहिए। मीची के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ठीक है, मैं अभी आपके साथ चलूंगा। कियाओ शीशी ने पूछा, क्या आपको मेरी वापसी की जरूरत है? जैसे ही मीची बोलने ही वाली थी, सफेद बिल्ली जैसे दिखने वाले उस राक्षस ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। जनजातिशमन ने कहा कि वह उसका इलाज कर सकता है। जिक्सी, मेरे बारे में चिंता मत करो, आप आगे बढ़िए, वे बस वहीं ऊपर हैं। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ठीक है। मीची और अन्य लोगों के चले जाने के बाद कियाओ शीशी आगे बढ़ती रही। जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उन्हें यह इलाका बेहद शांत लगा था, लेकिन अब अकेले चलते हुए वह ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर से कोई उसे देख रहा हो। कियाओ शीशी ने अपनी गति तेज करने से खुद को नहीं रोका और उसे वापस मुड़ने की तीव्र इच्छा भी हुई। लेकिन जल्द ही उसने आगे की ओर जनजाति के कई नर पशु मानवों को देखा। तभी उसने अपनी गति धीमी की और चलकर उसके पास गई। पुजारी जी, आप यहाँ हैं, जल्दी से एक नजर डालिए। क्या इस फल को नमक के क्रिस्टल में परिष्कृत किया जा सकता है? घास फल। कियाओ शीशी एक पेड़ के पास गई और उस पर लगे फलों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। मुझे कहना पड़ेगा, ये सचमुच ग्रास फ्रूट जैसा दिखता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता था कि यह बिल्कुल वैसा नहीं था। कियाओ शीशी इसे ध्यान से देख रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि चेहरे के भाव बदल गए थे। उसके पीछे मौजूद नर पशु मानवों का रूप बदल गया था। उसके पीछे खड़ा एक नर पशु मानव ने अपना हाथ उठाया। उसने मुट्ठी उठाई और उसे कियाओ शीशी की गर्दन के पिछले हिस्से पर मारा। मेजबान, सावधान रहो। कियाओ शीशी चौंक गई। उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जमीन पर पड़ी कियाओ शीशी को देखकर वे जानवर थोड़े घबरा गए। हम क्या करते हैं? क्या हम सचमुच पुजारी को मारने जा रहे हैं? हमें शैतान द्वारा दंडित किया जाएगा ईश्वर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांगी एक बड़े पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। आप किस बात से भयभीत हैं? हम उसे सिर्फ एक गड्ढे में फेंक रहे हैं, वास्तव में उसे मार नहीं रहे हैं। शंख किसी जंगली जानवर द्वारा मारा जाना। यांगी ने कियाओ शीशी को सीधे अपने कंधे पर उठाया और उसे पास के एक गड्ढे में फेंक दिया। फिर वह दूसरे नर पशु मानवों के पास गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर किसी और जानवर जैसे इंसान को इसके बारे में पता चल गया तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक और दिन। नर पशु मानवों ने जल्दी से वादा किया कि वे एक शब्द भी नहीं कहेंगे। चल दर, पहाड़ के नीचे। जैसे ही वे पहाड़ से नीचे उतरने लगे, हरे रंग के सर्प दानव और लंबी भुजाओं वाले बीस्ट, जो बड़े पेड़ों में छिपा हुआ था, नीचे कूद गया। चल दर, उस महिला को वहां से बाहर निकालो। वे गड्ढे में गए, बेहोश कियाओ शीशी को बाहर निकाला और जल्दी से भाग गए। पर्वतीय जंगल में गायब हो गया। जैसे ही रात हुई, जिन लिंग कई लंबे कान वाले खरगोशों के साथ कबीले में लौट आए। उसकी आवाज सुनकर शावकों ने आंगन का द्वार खोल दिया। आंगन में प्रवेश करने के बाद जिन लिंग की नजरें चारों ओर घूमी, लेकिन उसे कियाओ शीशी कहीं नजर नहीं आई। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या वह अभी तक वापस नहीं आई है? माँ फिर से पीछे वाले पहाड़ पर चली गई। कियाओ ने जिन लिंग को कियाओ जिक्सी के MIQE के साथ जाने के बारे में बताया। ये सुनकर जिन लिंग ने भौहें चढ़ा ली। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं जाकर कबीले में लोगों से पूछूंगा। आप सब अच्छे रहें और यही प्रतीक्षा करें। घर पर, ठीक है। जिन लिंग ने अपने शिकार को नीचे रखा, आंगन से बाहर निकला और कबीले के शमन के पत्थर की ओर चल पड़ा। घर। आधे रास्ते में ही उसने देखा कि कबीले का शमन उसकी ओर आ रहा है। जनजाति के शमन को भी जिन लिंग को देखकर थोड़ी हैरानी हुई। कबीले के शमन, क्या शीशी लौट आए है? जिन लिंग ने तुरंत पूछा।
जनजाति के शमन ने विराम लिया। क्या पुजारी बहुत पहले जंगल से वापस नहीं चले गए थे? जिन लिंग ने कबीले के शमन को कियाओ शीशी और मीची के पीछे के पहाड़ पर जाने के बारे में बताया। कबीले के शमन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिन लिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अध्याय 43, आप बच नहीं सकते। जिक्सी वापस नहीं आई। जब तांत्रिक और अन्य लोगों ने मीची को पाया तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा था कि कियाओ शीशी बहुत पहले ही पहाड़ से नीचे आ गई थी। शमन ने उसे गंभीर भाव से देखा। तुम्हें किसने कहा था कि पादरी को पीछे बुलाओ? पर्वत, मी क्यूई ने कहा। ये यान यी था। उन्होंने कहा कि उन्हें पीछे वाले पहाड़ पर एक फल मिला जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये ग्रास फ्रूट के समान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जहरीला था या नहीं। उसने उठाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने शीशी को जाकर देखने के लिए कहा। यान यी कहाँ है? शमन ने लिन एन और अन्य लोगों को यान यी को खोजने के लिए भेजा, लेकिन हर जगह खोजबीन करने के बाद उन्हें कबीले में उसका कोई सुराग नहीं मिला। मीची, कृपया मेरे 3 शावकों की देखभाल करने में मेरी मदद करो। मैं पीछे वाले पहाड़ पर तलाश करने जा रहा हूं उसकी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं शावकों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिन लिंग ने सिर हिलाया, फिर पत्थर के घर से निकलकर पीछे के पहाड़ की ओर चल दी। शमन ने तुरंत जनजाति के नर पशु पुरुषों को भी इकट्ठा किया और उन्हें खोजने के लिए भेज दिया। कियाओ जिक्सी, शोर सुनकर कबीले के मुखिया यानशी ने तांत्रिक को ढूंढ निकाला।